गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 7 का जो हमारा सेकंड चैप्टर था नशा, उसके बारे में हमारा आज पेज नंबर 18 पे आप देखेंगे कि हमने थोड़ा पहले का थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने जो कल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि उन लोगों को मतलब वो गए तो वहाँ पे मतलब पढ़ने के हिसाब से था, मतलब जो ऑथर था उसने सोचा था कि मैं ईश्वरी के घर जाके थोड़ा पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे शान शौकत के चक्कर में वो पढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, फिर उसका कहीं सैर सपाटे, मछलियों की और चिड़ियाओं का सैर करने, पहलवानों की कुश्ती देखने, है ना, शतरंज वगैरह खेलने, ये सारे काम होते रहते थे। उसके बाद वो घर में उनको बिल्कुल भी हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वो बस नौकरों का एक पूरा फौज तैयार थी उनकी, बस उनको जवान हिलाने की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से हमने कल पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं कि नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो आदमी पंखा झलकने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था, भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। मतलब जो ईश्वरी था उसने जो अपने दोस्त की एक महात्मा गांधी का एक नाम लेके जो एक शान शौकत उसकी बांधी थी, ठीक है, उसी पे वो सारे कुछ टिका हुआ था, है ना, क्योंकि सब लोग कहते थे कि महात्मा गांधी के चेले हैं। ठीक है, तो उन लोगों को क्या होता था कि मतलब ऐसा था कि अगर नहाने गए तो पानी बिल्कुल तैयार है, ठीक है, लेटने को गए तो कोई आदमी पंखा लेके उनकी हवा करने के लिए तैयार है। तो उसकी एक धाक बैठी हुई थी। मतलब धाक का मतलब होता है कि उसकी एक शान शौकत पूरा एकदम मशहूर हो गया था। वो नाश्ते में ज़रा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब का सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था। मतलब जिसमें ऑथर है उसने क्या देखा, जब इतनी सारी उसको शान शौकत मिल रही थी तो वो ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक हो गया। ठीक है, या बनने पर मजबूर किया गया था। ऐसा करने के लिए या तो मजबूर किया गया था क्योंकि उसकी तो बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं ना, किसी के बारे में फैक्ट एकदम से फेंकना और जो कुछ होना उसकी झूठी तारीफ़ करना। तो इस तरीके से शान शौकत बांध रखी थी ईश्वरी ने अपने मित्र की। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते थे। मतलब ईश्वरी एक बार को अपना बिस्तर खुद बिछा लेता था, लेकिन जो इसमें जो ऑथर है वो तो मेहमान थे। ठीक है, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं। उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा, क्योंकि उनकी महानता, क्योंकि वो इतने बड़े जमींदार, अगर वो अपना काम खुद कर लेंगे तो लोग कुछ कहने लगेंगे, उनको इस बात का डर था। चलिए, एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से बातचीत करने में कुछ देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं, है ना, नींद आ रही थी लेकिन वो अपना काम खुद से स्वयं नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। कुंवर जो ठहरा, मतलब वो कुंवर था भाई, अपना काम जो राजा महाराजा होते हैं वो कोई ना करता है, तो इसलिए उसने वो बिस्तर नहीं बिछाया। नींद आ रही थी तब भी नहीं बिछाया। कोई 11:30 बजे महारा आया, बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध न रही। अब तो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। मतलब उसने बिस्तर नहीं बिछाया था। ठीक है, जैसे ही उसको याद आया वो बिस्तर बिछाने के लिए आया तो उसने उसको डांट लगा दी। ठीक है, फिर ईश्वरी अपनी माँ से आराम से बैठ के बात कर रहा था तो उसने सुना आवाज़ को, तो वो भी दौड़ा आया और उसने क्या बोला कि तुमने अच्छा किया, ये हरामखोर इसी के लायक हैं। इसी तरह ईश्वरी ने एक दिन दावत में
दावत में गया था, शाम हो गई मगर लैंप ना जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता, फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? ईश्वरी जब खुद नहीं करता तो फिर वही, मैं तो कुंवर हूँ, मैं क्यों करूँ? ऐसा करके उसका सोचना था। झुंझला रहा था। समाचार पत्र रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदार देवयुग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले, उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं है, लैंप जला दो। मालूम नहीं ऐसे कमज़ोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। मतलब उसका कहना था कि यहाँ पे तुम लोग जैसा काम चोरी कर रहे हो, अगर मेरे यहाँ होते तो तुम लोग घंटे भर भी नहीं रह पाते। ठीक है, तुम्हारा गुजर बसर नहीं हो पाता। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वो डर गया था और उसने, जो उसके हाथ पैर कांपने लगे तो उसने वो लैंप जलाया कांपते हुए हाथों से ही। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था, गांधी जी का परम भक्त। वहाँ पे एक ठाकुर आता था जो गांधी जी का परम भक्त था। वो कैसा आदमी था? वो बिल्कुल मनचला आदमी था। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेले देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। ऐसा करके उस ठाकुर ने जो ईश्वरी का मित्र था उससे क्वेश्चन किया। ठीक है, कि अगर यहाँ पे सुरास हो जाएगा तो यहाँ पे कोई ज़मींदार नहीं रहेगा। मैंने भी शान जमाई, जो मतलब ईश्वरी का फ़ैन था उसने भी शान जमाते हुए कहा, ज़मींदारों के रहने की ज़रूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों को ज़मीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके असमियों के नाम हिबा कर देंगे। मतलब वो ऐसे ही, मतलब जैसे कहते हैं ना फेंकना, फालतू का, इस तरीके से वो फेंक रहा था उस ठाकुर के सामने। मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पैर दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। ऐसा करके उस ठाकुर ने बोला। ठीक है, जब उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन ली तो ठाकुर ने क्या बोला, उसके पैर दबाने लगा और कहने लगा कि अपने यहाँ थोड़ी सी आप अगर ज़मीन दे दें तो मैं आपके इलाके में ही जाके आपकी सेवा करूँगा। मैंने कहा, अभी तो मेरे यहाँ कोई इख्तियार नहीं भाई, लेकिन जो ही इख्तियार मिला तो मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊँगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी, अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। उसको क्या हुआ भाई, उसको नशा चढ़ गया, तो उसने अपनी जो बीवी थी उसको भी पीटा और महाजन से जाके लड़ने लगा वो। छुट्टियां इस तरह समाप्त हुई। अगला पेज देखते हैं। छुट्टियां इस तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव से बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन पर आया। मैंने भी अपना पासपोर्ट खूब सफाई से खेला और अपने को बेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर के हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूँ, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था कि केवल गाड़ी में बैठना था,
पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग सभी लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यही आखिरी गाड़ी, इसी तरह रुक ना सकते थे। मतलब वो उसने क्या किया, छुट्टियां समाप्त हो गई दुर्गा पूजा से, सब लोग वापस लौट रहे थे, ठीक है, लेकिन गाड़ी में बिल्कुल भी कहता ना पैर रखने की भी जगह नहीं, ठसाठस भरी हुई थी। लेकिन वो लास्ट गाड़ी थी तो उसको वो लोग छोड़ भी नहीं सकते थे। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। इसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल में तीसरे दर्जे में जगह मिली। मतलब जो तीसरा दर्जा था उसमें उन लोगों को जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। भाई अगर किसी को कुछ दिन शान शौकत मिल जाए तो नेचुरल सी चीज़ है कि फिर कंजूसी से रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर घर में एक टाइम पे पैसा अच्छा हो और हम मज़े से हाथ खोल के अगर खर्चा करते हैं तो क्या होता है, फिर जिस टाइम पे पैसा नहीं होता उस टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम उन सारी कंडीशंस को फेस नहीं कर पाते। इसी तरीके से अब उसको बुरा लग रहा था क्योंकि वो आया तो सेकंड क्लास में था, लेकिन अब वो जा रहा है थर्ड लेवल पे जा रहा है, तो अब उसको वहाँ पे बैठना भी बुरा लग रहा था। आराम से लेटे लेटे जा रहे थे, सिकुड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह ना थी। मतलब गए तो लेटे लेटे थे, लेकिन जब वो वापस आए तो वहाँ पे जिस दर्जे में, मतलब जिस डिब्बे में वो बैठे थे वहाँ पे पहलू मतलब करवट बदलने की भी जगह नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वह आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते हुए जा रहे थे। मतलब जो आदमी वहाँ पे पढ़े लिखे थे, मतलब वो आपस में जो बातचीत कर रहे थे वो अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महर्षि बोला, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है। उसका कहना ये था कि जो राज्य होता है उसमें क्या होता है कि अगर राजा प्रजा के ऊपर अगर अन्याय करता है तो अदालत जो होती है उसकी भी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब आप बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर भी डिग्री हो जाती है। एक आदमी, उसने दूसरे सज्जन ने क्या किया था, दूसरे वाले ने उसका समर्थन किया। उसने बोला भाई अदालत में बादशाह पर भी डिग्री हो जाती है ना भाई। जब अंग्रेजी राज्य है तो कॉमन सी चीज़ है, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ पे। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कोलकाता जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह पर अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो गला दबाना था। भाई हवा नहीं लग रही थी और सामने से कोई इंसान अगर खड़ा हो जाए तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। उसने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, लेकिन एकाएक मुझे फिर उसके बाद क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। उसका कहना ये था उस गरीब आदमी का कि मुझे क्यों मारते हो, किराया तो मैंने भी दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। उसे गुस्सा आया, उसने दोबारा से मार दिया जब उसने उसको जवाब दिया, क्योंकि उसको तो अब तक ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा एक जमींदार हूँ, एक बाबू हूँ। इस तरीके से वो अपने आप को ट्रीट कर रहा था, ठीक है। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे भाई सामने कहते हैं ना, गाड़ी में कोई अगर किसी को मार दे तो हर जगह से आदमी उठ उठ के देखने लगता है। इसी तरीके से गाड़ी में
तूफान सा आ गया। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठते। उसने बोला कि अगर मतलब इतना ही तुम्हारा मिजाज, अगर इतने ही तुम शान शौकत वाले इंसान हो तो अव्वल दर्जे में जाना चाहिए था। कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। दूसरे आदमी ने बोला कि अगर तुम बड़े आदमी हो तो अपने घर के हो, मुझे मारते तो मैं भी दिखाता तुम्हें। फिर क्या कसूर किया था इस बेचारे ने। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी की इंसानियत बिल्कुल खो देता है। मतलब उसको अभी तक ऐसा फील हो रहा था, वो खुद को अभी तक ऐसा ट्रीट कर रहा था कि वो बहुत बड़ा एक जमींदार है ना। उसका ऐसा माइंडसेट बन गया था ईश्वरी के घर जाके। तो वो छोटे लोगों को वो भूल गया था कुछ टाइम के लिए कि मैं क्या हूँ। ठीक है, इस तरीके से उसको लोगों ने बोला कि क्या तुम इंसानियत भूल गए हो। यह भी अंग्रेजी राज्य है, इसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुस पावत नहीं, ओपे इत्ता मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा व्हाट एन इडियट यू आर वीर। कैसे जाहिल हो वीर तुम। मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। मतलब जब ईश्वरी ने उसको ऐसे अंग्रेजी में जाहिल जैसा जब बोला तो तब ऑथर को लगा कि हाँ, मेरे ऊपर एक नशा चढ़ा हुआ था जो मैं अब धीरे धीरे उतरता मालूम होता है। तो इस पार्ट से हमने क्या सीखा कि कभी भी हमें जो हम नहीं हैं, ठीक है, जो हम नहीं हैं उसको दर्शाना, या हम बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा अगर ऐसा होगा तो हमारा जो माहौल है, जो हमारा बातचीत करने का तरीका है, ऐसा वैसा हो जाएगा। हम नौकरों को ऐसा बोलते हैं ना, अरे यार इसके पास बहुत पैसा है इसलिए ये ऐसा बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान के पास पैसा आता है, शान शौकत आती है, तो वो सारा नेचुरल सा बिहेवियर भी वो खुद ही अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पार्ट में एक हमने क्या देखा कि एक ईश्वरी था और एक उसका मित्र था जो एक हॉस्टल में रहते थे। ठीक है, दोबारा से मैं एक स्टोरी को एनालाइज करके बता रही हूँ। ठीक है, वो ज़मींदारों की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वरी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करता था। ठीक है, लेकिन जब ईश्वरी ने उसको अपने घर जाने के लिए बोला तो उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया और उसके साथ चला गया। जब साथ चला गया तो वहाँ पे उसने देखा कि ईश्वरी ने उसको ऐसा नहीं बताया था कि ये गरीब है। ईश्वरी ने उसके बारे में बोला कि ये बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत बड़ा इसके ज़मीन है, शान शौकत है। इस तरीके से अपने घर वालों के आगे, सबके आगे बोला उसने। तो लोग भी उसकी और ज़्यादा इज्जत करने लगे थे। ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों में जब कहते हैं ना, अगर आप पढ़े लिखे ना हो, अगर आपको कोई पढ़ा लिखा बता दे तो आप क्या करते हैं, तो आप पढ़े लिखे जैसा बिहेवियर करने लगते हैं। उसी तरीके से वो अमीर नहीं था, लेकिन तब भी उसको अमीर जैसा दर्शाया गया, तो वही उसका नेचुरल सा जो एक रिएक्शन था वो भी चेंज हो गया। उसके बाद दिन पे दिन कभी बिस्तर ना लगाना, कभी लैंप ना जलाना, ये छोटी छोटी सी बातें होती रही, तो उसको वो अमीरों जैसा ठाठ फील होने लगा। फिर लास्ट में आते आते जब उसको एक बिल्कुल नीचे दर्जे का एक जब बैठने के लिए मिला ट्रेन में डब्बा, तो उसको ऐसा लगा कि हम तो आए तो थे कि बड़े लेटे लेटे, लेकिन जा रहे हैं इस तरीके से। तो उसको बहुत बुरा लगा। और डिब्बे में इतनी खचाखच भीड़ थी, ठसाठस, कि बिल्कुल सांस लेने की भी जगह नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ उसको बाद में रियलाइज़ हुई जब लोगों ने उसको बोलना स्टार्ट किया कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तो इस चैप्टर को मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ये एक स्टोरी थी। ठीक है, आप भी एक बार अपने घर पे इसको रीड कर लेंगे। थैंक यू।